भारत का दूसरा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने पिछले 10 साल में जिस तरह से राजनीतिक कलाबाजियां दिखाई हैं, पलटियां मारी हैं, तो इसे राजनीति का रोलर कोस्टर मान सकते। इतना कुछ घटित हुआ है कि लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटों के अलावा भी बहुत कुछ है जो डिसाइड होने वाला है। आपकी बहुत कुछ है जो ये लोकसभा चुनाव तय करेगा। और क्या क्या तय करेगा ये 4 जून को तय होगा। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले बात अगर मैं महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना पे कर लूँ तो महाराष्ट्र की आबादी में करीब 79.5% हिंदू है। और जो मुस्लिम आबादी है उसके साथ एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि मुस्लिम आबादी शहरी है। जहाँ शहरी आबादी की अगर आप बात करेंगे तो शहरी आबादी मुसलमानों की 18% तक पहुँचती है, वहीं जो ग्रामीण आबादी है वो 5% पे पहुँच पाती है। तो मुस्लिम वोट का जो असर है वो शहरी सीटों पे है, ग्रामीण सीटें इससे अछूती हैं। लेकिन पिछले चुनाव में एक प्रयोग हुआ, प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी के बीच एक गठजोड़ हुआ। वो गठजोड़ थोड़ा और व्यापक हुआ है वर्तमान में, और उस स्थिति को देखते हुए एक तीसरा विकल्प बन के तैयार होता है महाराष्ट्र में, और वो विकल्प दलित और मुसलमानों का एक गठजोड़ तैयार करता है। और महाराष्ट्र में दलित आदिवासी की आबादी करीब 11.8% एससी वोट है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महारों की है, और करीब 9.5% वनवासी समुदाय का वोट है। पारंपरिक तौर पर जो एससी वोट है वो राइट विंग के साथ नहीं रहा है। ज्यादातर दलित राजनीति की शुरुआत ही महाराष्ट्र, उसके बाद वो पूरे भारत में फैली। पारंपरिक तौर पर ये अन्य पक्षों से, अन्य गठजोड़ों से अलग राह पकड़ते रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं। नया इस बार ये है कि इस बार इनमें विभाजन कम है, और इस स्थिति में ये पूरे महाराष्ट्र में 15% या 16% तक वोट जुटा लेंगे। सीटों में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन 15% तक ये वोट जुटा पाएंगे। दूसरा जो महाराष्ट्र में तय होना है वो शिवसेना और एनसीपी दोनों का विभाजन हुआ। एनसीपी में तय होना है कि जनता बेटी के साथ है या भतीजे के साथ। वहीं शिवसेना में तय होना है कि जनता एकनाथ शिंदे के साथ है। पार्टी का बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ गया, लेकिन क्या शिवसेना का वोटर भी एकनाथ शिंदे के साथ गया, ये इस चुनाव में तय होना है। और वहां पर मुकाबला एकनाथ और अनाथ उद्धव ठाकरे के बीच है। अनाथ इसलिए कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी या उद्धव ठाकरे के जो साथी हैं उनकी अपनी स्थिति खुद बहुत ज्यादा दुर्बल है, तो उनसे किसी सहयोग की उद्धव को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और इस स्थिति में महाराष्ट्र का जो सामाजिक ताना बाना है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में एक चीज और है पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में, वो ये है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां सवर्ण या जनरल क्लास की जनसंख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। करीब 32.4% जनरल क्लास है, वहां पे सवर्ण वोट है, और इससे थोड़ा ज्यादा 34% से कुछ ऊपर ओबीसी वोट। और वहां पे ओबीसी जनरल से ज्यादा इफेक्टिव एक दूसरा पहलू है, वो ये मराठा और नॉन मराठा। 26% के करीब मराठा वोट है, 8% करीब कुर्मी वोट है, लगभग इतना ही महार वोट है, 6% के आसपास ब्राह्मण वोट है, 5% बनिया है, और उसके बाद जो अन्य जातियां हैं वो थोड़ी थोड़ी करके एकजुट होती है। और क्योंकि विपक्ष में जो तोड़फोड़ मची है उसका असर सीधा वोटर पे भी है। और महाराष्ट्र में मुकाबला है पर कठिन नहीं है। तीसरा मोर्चा जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचा रहा, उससे ज्यादा जो एनसीपी कांग्रेस और उद्धव वाली शिवसेना का गठजोड़ है उसे पहुंचा। उद्धव उतनी सेंध राइट विंग के वोट में नहीं लगा पा रहे हैं जितनी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के वोट में लगाई, या उससे भी अगर मैं आगे बात करूं तो जितना अजीत पवार ने अपने चाचा के वोट में लगा। अजीत पवार का वोट, महार वोट इस बार कुछ कम मिलने जा रहा है बीजेपी को, उस नुकसान की भरपाई करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में जो परिणाम आएंगे, इन सारी स्थितियों और जो महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न रहा है उसके अनुरूप देखूं अगर तो लगभग 60% सीटें वो हैं जिनका स्पष्ट झुकाव भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ है, एनडीए की तरफ है। अन्य सीटों पर मुकाबले हैं, कितने हैं ये सीट दर सीट निर्भर करता है। जहां मुकाबले हैं भी वहां इतने करीबी हैं कि उनमें से कौन सी सीट भाजपा के पक्ष में चली आएगी ये वहां के प्रत्याशी या वहां के बड़े जो विपक्ष के नेता हैं वो भी नहीं सोच सकते। फिर भी एक जो अनुमानित रिजल्ट है वो कह रहा है 48 सीटों में से
38 से 40 सीटें भाजपा गठबंधन लेने जा रहा है। 8 से 10 सीटें एनडीए या कांग्रेस प्लस को मिलने जा रही। इसमें भाजपा की संख्या बढ़ भी सकती। तीसरा मोर्चा वोट ले रहा है, लेकिन उसे सीट में कन्वर्ट करने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ये महाराष्ट्र राजनीति शास्त्र के जो छात्र हैं उन्हें इस पे स्पेशली अध्ययन करना चाहिए, और मुझे लगता है पूरी दुनिया के राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि आखिर इतनी लंबे दौर से जो भाजपा की सत्ता गुजरात में है, उसके बाद भी लगातार चुनाव दर चुनाव भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ता कैसे जा रहा है। विपक्ष वहां पे किसी भी तरह का मुकाबला क्यों प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। स्थिति ये है कि गुजरात में चुनाव औपचारिकता है, और ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, भाजपा के लिए स्वर्णिम। और इस स्वर्णिम स्थिति में तमाम आंकड़े और ये वो कहने की जगह मैं सिर्फ एक आंकड़ा वहां बताऊंगा कि जो 26 सीटें गुजरात की हैं, उनमें 20 से 21 सीटें वो हैं कि जहां भाजपा 70% के आसपास वोट लेगी। कुछ जगहों पे 70 पार करेगी, कुछ जगह 1-2% नीचे भी रह सकती है, लेकिन 70% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को 20 से 21 सीटों पर वोट मिलेगा। इतना एक तरफा स्थिति है, इतना तगड़ा क्लीन स्वीप है गुजरात। जो बाकी बची सीटें हैं भी वहां ऐसा नहीं है कांग्रेस कोई मुकाबला दे पा रही हो। हाँ, हार जीत का फर्क जो है वो कुछ कम होगा, कुछ कम बेइज्जत वाली हार कांग्रेस को मिलेगी। 26 की 26 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं, 26 की 26 सीटें भाजपा को मिलने जा रही हैं। इसमें कहीं 1% का भी कोई संदेह जैसी चीज नहीं। इतना स्पष्ट रिजल्ट है गुजरात का। गोवा छोटा स्टेट है, लेकिन चुनाव बहुत मजेदार, और गोवा अपने आप में, गोवा में 2 सीटें हैं और दोनों का ही जो चुनावी गणित है काफी डिफरेंट रहता है। नॉर्थ गोवा के विषय में ज्यादा कुछ कहने सुनने की दरकार नहीं है, भाजपा के पक्ष में है, स्पष्ट है, नॉर्थ गोवा भाजपा जीत रही। साउथ गोवा हमेशा से कड़े मुकाबले वाली सीट रही है। 46% आबादी मुस्लिम और ईसाइयों की है गोवा, साउथ गोवा की सीट, और उसके बाद वहाँ भाषाई दिक्कत भी है। तो कई बार जो उत्तर भारत के लोग जाके बसे हैं, उनमें नॉर्थ गोवा में उतनी संख्या नहीं है जितनी साउथ गोवा में। और साउथ गोवा में ये हिंदी भाषी वोटर जो है कई बार ईसाई मुस्लिम गठजोड़ के साथ चला जाता है, और कई बार आपका राइट विंग की तरफ आता है। इसलिए हमेशा से साउथ गोवा सीट नॉर्थ गोवा की अपेक्षा ज्यादा अस्थिर सीट रही है। विधानसभा चुनाव के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगी। और साउथ गोवा में हालांकि इस बार झुकाव भाजपा के पक्ष में है, लेकिन मुकाबला करीबी रहे, ये तय है। गोवा की भी दोनों सीटें एनडीए के पक्ष में आने वाली हैं, लेकिन साउथ गोवा में कड़े मुकाबले के बाद नॉर्थ गोवा आराम से जीत। तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पश्चिम के जो 3 राज्य हैं, और उनकी बात की जाए ओवरऑल तो उनकी स्थिति ये है। भाजपा प्रचंड बढ़त ले रही है। दक्षिण में जो मुकाबला बराबरी पे था, पश्चिम के 3 राज्यों में आकर के जो 3 राज्य की जो 76 सीटें, यहाँ आके स्थिति ये हो जाती है कि 76 में से 65 से 70 सीटें भाजपा की झोली में आ जाएंगी और आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे जो दक्षिण का थोड़ा सा मुकाबला था वो यहाँ आके लेवल पे आया, और यहाँ से सत्ता का द्वार खुलता।